जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्री बूस्टर सीरीज में आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट कर्व्स के बारे में। ये कर्व्स इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहेंगे। तो प्री परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट कर्व्स हैं हम उन सारे कर्व्स को आज के वीडियो में कवर करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट कर्व है लाफर कर्व। लाफर वक्र के नाम से भी जाना जाता है इसको। इस कर्व को 1974 ईस्वी में आर्थर लाफर जी द्वारा पहली बार बनाया गया था। ठीक है, क्या होता है ये कर्व? तो देखिए, लाफर कर्व के अनुसार क्या होता है कि इसमें एक वाई एक्सिस पर कर की दर होती है जो सरकार टैक्स रेट लगाती है, और एक्स एक्सिस पर होता है सरकार द्वारा उपजाया गया या सरकार द्वारा कलेक्ट किया गया कर राजस्व। तो कर्व में हम क्या देखते हैं कि अगर सरकार कर राजस्व को, कर की दर को बढ़ाती है, ठीक है, 0 पॉइंट से देखना शुरू करिए कि अगर कर की दर को बढ़ाया सरकार ने, जैसे टैक्स रेट जो है, जैसे 5% सपोज एग्जांपल ले लिया, तो 5% से सरकार ने 10% किया तो सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, कर राजस्व बढ़ेगा। फिर इसने और गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया तो और बढ़ गया। इसी तरह से करते करते कि जैसे जैसे सरकार कर की दर को बढ़ाती जाएगी वैसे वैसे क्या होता जाएगा, टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का बढ़ता जाएगा। पर ये टैक्स कलेक्शन एक निश्चित पॉइंट तक ही बढ़ेगा, क्योंकि अगर उससे आगे सरकार कर की दर को बढ़ाती है तो फिर कर राजस्व बढ़ेगा नहीं, उसके बाद कर राजस्व जो है वो फिर से घटना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, सरकार जनता से टैक्स वसूल करती है, तो जनता क्या है, जनता तो कमा रही है और सरकार को टैक्स पे कर रही है। ठीक है, तो अगर उचित एक लिमिट तक सरकार ने कर लगाया तो जनता पे करेगी, पर अगर अनुचित वो कर हो गया और जनता को लगा कि ये सही नहीं है इतना हाई अमाउंट का टैक्स देना, तो फिर वो क्या होगा, कर चोरी की समस्याएं बढ़ने लगेंगी। ठीक है, हेरा फेरी की समस्याएं बढ़ने लगेंगी, और फलस्वरूप क्या हो जाएगा, फ्यूचर में जो है वो रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ने के बजाय घटता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर से ये डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो ऊपर का पॉइंट, पीक पॉइंट आया था, इसको बोलते हैं रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग पॉइंट, अधिकतम राजस्व बिंदु। ठीक है, तो ये होता है, आर्थर लाफर जी ने इसका प्रतिपादन किया था कि सरकार एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही टैक्स का रेट को बढ़ा सकती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि जो लाफर कर्व है वो किसके बीच होता है, वो होता है कर राजस्व और सरकार द्वारा लगाए गए कर राजस्व और कर की दर के बीच में होता है। ठीक है, कर राजस्व और कर की दर के बीच में, और कौन सा शेप होता है, ये उल्टा यू का शेप होता है। ठीक है, तो ये शेप भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, उल्टा यू का शेप। ठीक है, अब इसे याद कैसे करेंगे? ट्रिक क्या है कि लाफर कर्व है तो किससे रिलेटेड है, याद नहीं आता एग्जाम में। तो देखिए, सरकार क्या होती है, सरकार टैक्स का लाफा मारती है जनता पे, लाफा मतलब चांटा। ठीक है, तो सरकार टैक्स का लाफा मारती है, इस तरह से आप ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। और अगर लाफा लगेगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो उल्टा कर्व बन गया और टैक्स का लाफा लगा, सरकार ने मारा, तो गवर्नमेंट टैक्स, कर राजस्व और कर की दर को इस तरह से आप याद रख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट जो कर्व आता है वो आता है फिलिप कर्व। फिलिप कर्व क्या होता है? फिलिप कर्व सबसे पहले तो 1958 में बिल फिलिप्स जी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये जो फिलिप कर्व होता है वो मुद्रास्फीति, महंगाई और बेरोजगारी के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, और इनका रिलेशन क्या होता है, इनका ऑपोजिट रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर बेरोजगारी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, ठीक है, महंगाई बढ़ेगी, तो बेरोजगारी कम होगी। ठीक है, और अगर मुद्रास्फीति कम होगी तो फिर बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है, और इसका जो कर्व होता है वो इस शेप का बनता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इस तरह का शेप होता है बेरोजगारी कर्व का, सॉरी फिलिप कर्व का, बेरोजगारी वर्सेस मुद्रास्फीति का, इन्फ्लेशन वर्सेस अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, अच्छा, अब इसको किस तरह से याद रखेंगे फिलिप्स कर्व को?
तो इसकी ट्रिक है फिलिप बेरोजगार हो गया। फिलिप बेरोजगार, फिलिप कोई व्यक्ति है और वो बेरोजगार हो गया, ठीक है। तो बेरोजगारी का जो होता है वो फिलिप कर्व होता है, तो ये इस तरह से याद रख लीजिएगा आप। नेक्स्ट आता है कुजनेत्स कर्व। कुजनेत्स कर्व साइमन कुजनेत्स जी के द्वारा 1950 ईस्वी में इसको बनाया गया था। कुजनेत्स कर्व होता है इनकम पर कैपिटा, मतलब प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय और असमानता के बीच होता है, ठीक है। असमानता के बीच बनता है। क्या होता है ये कि अगर आप कर्व से देखें तो जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, इधर जाने पर अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये क्या है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जा रही है। तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, ठीक है, तो इनइक्वालिटी भी बढ़ी। पहले शुरू में 0 पॉइंट से लिया है, स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी तो इनइक्वालिटी बढ़ी, फिर बढ़ी प्रति व्यक्ति आय तो इनइक्वालिटी और बढ़ी, फिर एक ये पीक पॉइंट तक पहुंच जाएगी इनइक्वालिटी, जबकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। उसके बाद पॉइंट के बाद क्या होगा कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के बाद फिर इनइक्वालिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो आप इसको कैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इसको हम अविकसित, विकसित और विकासशील देशों का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि देखिए जो अविकसित देश होते हैं उसमें प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, कम होती है, ठीक है, और असमानता बहुत ज्यादा होती है। जैसे कोई तो बहुत रिच होगा और बाकी बहुत ज्यादा गरीब बड़ी मात्रा में मिलेंगे। फिर जैसे जैसे देश विकसित होता जाता है, विकासशील मतलब होता जाएगा, तो धीरे धीरे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो असमानता भी बढ़ती जाएगी। जैसे आप इंडिया का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि विकासशील है तो असमानता का लेवल भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो एक सर्वे आता है कि भारत के 1% लोगों के पास कितने प्रतिशत धन का संग्रहण है, ठीक है, वो सर्वे कौन सा है और कितने प्रतिशत लोगों के पास, कितने प्रतिशत जो टॉप 1% या 2% लोग हैं उनके पास कितने प्रतिशत धन का संग्रह है। अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए कर्व की तरफ वापस आते हैं। तो अब ये पीक पॉइंट आ गया, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय और असमानता बढ़ गई। अब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो असमानता कम होती जाएगी। अब ये एग्जाम्पल आ गया कि विकसित से विकासशील की तरफ जब देश अग्रसर होंगे, तो विकसित देशों में क्या होता है, ज्यादातर लोग रिच होते हैं और जो इनइक्वालिटी है इसी वजह से, क्योंकि सब लोगों के पास पैसा आ गया, तो सब लोगों के पास पैसा आ गया तो असमानता कम होती गई, ठीक है, असमानता कम होती जाएगी जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय फिर और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से आप इस कर्व को समझ सकते हैं। तो जो कुजनेत्स कर्व होता है वो भी क्या होता है, उल्टे यू के आकार का होता है, ठीक है। अब कुजनेत्स कर्व से रिलेटेड कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, तो अगर किसी को बहुत अच्छी ट्रिक पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में, मुझे क्या सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है पर्यावरण का कुजनेत्स कर्व। पर्यावरण का कुजनेत्स कर्व क्या होता है, जैसे नॉर्मल हमने इनइक्वालिटी का कुजनेत्स देखा था, उसी तरह से पर्यावरण का है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वैसे वैसे पर्यावरण का जो डिग्रेडेशन है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। पर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या होगा, फिर ये घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और पर्यावरण फिर रिकवर होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से समझ सकते हैं। तो इसको भी आप एग्जाम्पल के माध्यम से वही अविकसित, विकासशील और विकसित देशों के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे इंडिया है तो विकासशील कंट्री है, तो अभी क्या हो रहा है, पर्यावरण की क्षति हो रही है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, लोगों के रहने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, फर्नीचर के लिए या और भी किसी अन्य जो कार्य है उनके लिए पेड़ों की कटाई चल रही है, ठीक है, भूमि क्षरण हो रहा है, तो डिग्रेडेशन हो रहा है। पर जब पैसे आ गए लोगों के पास, ठीक है, इतनी अमाउंट में पैसे आ गए कि अब वो पर्यावरण के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो तकनीकें विकसित करेंगे, ठीक है। तकनीकें के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, टेक्नोलॉजी विकसित होगी और फिर एनवायरमेंट का जो डिग्रेडेशन है, जो क्षरण है, वो कम होता चला जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। तो इस तरह से आप पर्यावरण कुजनेत्स को भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व क्या होता है, लॉरेंज कर्व 1905 में मैक्सवेल लॉरेंज जी के द्वारा दिया गया था।
लॉरेंज कर्व होता है, यह जनसंख्या में आय की विषमता को दिखाता है, ठीक है। जो इनकम इनइक्वालिटी है जनता में, उसका ये चित्रण करता है, ठीक है, कि किस तरह से आय इनइक्वल होती है। तो देखिए, अगर आप पॉपुलेशन और नेशनल इनकम का ये ग्राफ दे रखा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, ठीक है। जनसंख्या कहाँ से अमीर से गरीब, सॉरी गरीब से अमीर की ओर, ठीक है, गरीब से अमीर जनसंख्या है, गरीब से अमीर, ठीक है। और जो वाई एक्सिस है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय, ठीक है। आप ये देखेंगे कि ये तो आइडियल लाइन हो गई कि जब पूरी परफेक्ट इक्वालिटी हो, पूरे समाज में परफेक्ट इक्वालिटी हो, तब क्या होगा कि गरीब और अमीर का रेशियो जो है वो राष्ट्रीय आय के अनुपात में बिल्कुल लीनियर एक जैसी लाइन में बढ़ता जाएगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। पहले शुरू में क्या रहेगा, पहले गरीबों की संख्या ज्यादा रहेगी और अमीरों की कम रहेगी, ठीक है। तो नेशनल आय जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। तो जो नीचे शुरू से आप देख रहे होंगे, जीरो से अगर स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे नेशनल इनकम बढ़ना शुरू हुई, ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा, फिर जब अमीरों की संख्या बढ़ती जाएगी तो फिर जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, वो भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो कर्व है वो क्या है, आय की विषमता को दर्शाता है। क्लियर? तो इसे याद रख लीजिएगा आप, किससे, आय की विषमता, ठीक है। इनकम इनइक्वालिटी को कौन सा कर्व दर्शाता है, लॉरेंज वक्र जो है वो दर्शाता है। तो लॉरेंज को आप कैसे, कि पैसे होंगे तो ऑरेंज खाएंगे, ठीक है। अगर ऑरेंज, या इस तरह से कर सकते हैं कि जो सारे ऑरेंज है वो बराबर है, तो इनइक्वालिटी और इक्वालिटी को दोनों ही ट्रिक है, किसी भी तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लॉरेंज कर्व से ही निकल के गिनी गुणांक, गिनी कॉफिशिएंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। गिनी कॉफिशिएंट क्या है कि जैसे हमने देखा था इन पिछले वाले कर्व में कि परफेक्ट इक्वालिटी कब होती है, जब ये बिल्कुल लीनियर स्ट्रेट लाइन, बीच की सीधी लाइन हो, ठीक है। तो गिनी, अगर ये लाइन बिल्कुल सीधी है तो इसका गिनी कॉफिशिएंट जो है वो 0 होगा, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। गिनी गुणांक से रिलेटेड दो चीजें, कि अगर समाज में पूर्ण समानता होती है तो गिनी गुणांक का मान जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। और अगर समाज में पूर्ण तरह से असमानता होगी तो गिनी गुणांक का मान 1 होगा, ठीक है। तो कब 0 है, कब 1 है, ये जरूर याद रखिएगा। उल्टा मत कर दीजिएगा कि 0 है इसका मतलब असमानता हो गई, नहीं, गिनी का कॉफिशिएंट उल्टा होता है, ठीक है। तो ये आप कर्व भी देख रहे होंगे कि गिनी कॉफिशिएंट ये 0 वाला है, तो बीच की लाइन है, स्ट्रेट लाइन। और अगर ये गिनी गुणांक जो है कम होता चला गया तो लास्ट में जो है वो चौथे नंबर पे टोटल इनइक्वालिटी मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जी जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा और यहाँ पे जो जी है वो 0 रहेगा परफेक्ट इक्वालिटी में, ठीक है। चलिए, अब दो चीजें हैं कि गिनी गुणांक और जो हमने अभी लॉरेंज कर्व पढ़ा है उसमें क्या डिफरेंस होता है। दोनों एक ही जैसा ग्राफ शो कर रहे हैं पर दोनों अलग अलग है। तो लॉरेंज कर्व जो होता है वो तो किसी भी अर्थव्यवस्था में आय धन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वितरण क्या है, उसको दर्शाता है। लेकिन गिनी गुणांक जो है वो उसको कैलकुलेट करता है असमानता को, ठीक है, उसकी की असमानता का कितना लेवल है, तो मात्रा का मापन करता है गिनी गुणांक। ये दोनों में आप डिफरेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज क्या बोलते हैं ग्राफ आता है, वो आता है जनसंख्या का ग्राफ। इसे जनसंख्या पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है जनसंख्या का ग्राफ, तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या के वितरण को प्रदर्शित करता है। तो पहला जो ग्राफ है वो है विस्तारित होती जनसंख्या का, ठीक है। विस्तारित जनसंख्या का मतलब क्या है, ये वाला जो ग्राफ है वो अधिकतर अविकसित या विकासशील देशों में देखा जाता है। ये वाला जनसंख्या का पैटर्न, या विकासशील देशों में, ठीक है। क्या होता है इसमें कि शुरू में जैसे कोई अविकसित देश है तो उसमें क्या रहेगा, उसमें शिक्षा का स्तर कम रहेगा, शिक्षा का स्तर कम रहेगा, इकोनॉमी का स्तर कम रहेगा। तो क्या होगा कि जनसंख्या की जो दर है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ज्यादा लोग पैदा होंगे
और बर्थ रेट जो डेथ रेट होगा उसके प्रोपोर्शन में काफी कम होगा ऑब्वियसली। तो नीचे का जो ग्राफ है बर्थ रेट जो है, तो आप ये देख रहे होंगे कि ये ऊपर वाली जो वाई एक्सिस है ये है आयु, और नीचे वाला जो है वो पॉपुलेशन परसेंटेज है, ठीक है। तो जैसे जैसे आयु बढ़ रही है तो नीचे की आयु में जो आप बॉटम पे देखेंगे तो ये 0 साल से शुरू हुई, ठीक है, जो रेड बिंदु में बना रही हूँ ये देखिए कि यहाँ पर ये जो कर्व है ये 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अभी जैसे जैसे ये जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये जो अविकसित वाला बनेगा ये त्रिभुजाकार पिरामिड बनेगा, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है स्थिर जनसंख्या का। स्थिर जनसंख्या में इस तरह का कर्व बनता है, ये नीचे से ऐसे जाएगा और फिर ऊपर से इस तरह से टिप हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये स्थिर जनसंख्या का होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका ऑस्ट्रेलिया का कर्व, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या रहता है कि बर्थ रेट और जो मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर बैलेंस रहती है। तो जनसंख्या जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने लोग मरने वालों को रिप्लेस करते जा रहे हैं, इसको स्थिर जनसंख्या बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आती है डिक्लाइनिंग, घटती जनसंख्या का कर्व। ये क्या होता है, ये शंकु के आकार का कर्व होता है, इस तरह का ये कर्व होता है, ठीक है, बेल शेप का, ये जैसे मैं बता रही हूँ। तो इसमें क्या होगा कि इसमें नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं भाई, जीरो ईयर से स्टार्ट हो रही है ना, ये 0 ईयर है और ये फिर ऊपर मतलब 80 और 100 ईयर तक ये ऊपर जाता है कर्व। तो इसमें क्या होता है कि 0 10 हो गया, ठीक है। तो ये आयु हो गई, आयु वाला ये हो गया वाई एक्सिस आयु। तो देखिए नीचे क्या है कि 0 साल से है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बच्चे हैं, मतलब ये सारा छोटे बच्चों का हो गया, ये नीचे वाली जो टिप हो गई, इसका मतलब है जो बर्थ रेट है वो काफी कम है, क्योंकि पतला हो रहा है ना ये आधार, तो बर्थ रेट कम है। इसी तरह से ऊपर का आधार भी पतला है, इसका मतलब जो डेथ रेट है वो भी कम है, ठीक है। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम है, और बीच का है तो जनसंख्या जो वो है वो बीच की जनसंख्या है, ठीक है। तो इस तरह का जो कर्व होता है अगर जनसंख्या में किसी देश के, तो फिर उस देश की जनसंख्या घटती जनसंख्या होती है। इस कर्व का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जापान। जापान की जनसंख्या क्या है, दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। तो वो जापान कंट्री जो है वो बेल शेप का कर्व, सॉरी बेल नहीं, शंकु शेप का कर्व, शुंडाकार शेप का कर्व फॉलो करता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और पीसीएस अभ्यास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।